ये जो डर होता है किस रीजन से होता है? तो उस कलेक्शन ऑफ इमेज को ऐसे लगता है जैसे कि सोशल स्टेटस खोने का डर है। हमारे ईगो को लगता है कि मैं मर जाऊंगा। तो इस डर का सेंटर पॉइंट है वो एक ही है। पूरी तरह से हमारा ध्यान उस पर चला गया है, तो उसके सामने कोई भी नेगेटिव इमोशन एग्जिस्ट नहीं कर सकता। हम हमेशा खुश कैसे रह सकते हैं? जो खुशी है, हैप्पीनेस है, उसकी शुरुआत होती है जब एक तरह से आप थॉटलेस हो। अगर आपने साइकोलॉजिकली अपने आप को डिटेल में नहीं समझा है तो आध्यात्मिकता में पूरी तरह से खुद को समझ पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। हर इंसान में अलग अलग तरह के डर होते हैं। जैसे किसी को जॉब जाने का डर होता है, किसी को फैमिली से दूर रहने का डर होता है। तो ये जो डर होता है वो किस रीजन से होता है? देखिए, डर तो एक तरह से नेचर की गिफ्ट है। गिफ्ट से मतलब है कि तो नेचुरल है हमारे अंदर। नेचुरल, अब मैं कौन से डर की बात कर रहा हूँ? मैं डर की बात कर रहा हूँ जो कि हमें फिजिकल डेंजर से बचाता है। और ये डर सिर्फ हमारे अंदर नहीं है, सब में है, जानवरों में भी है, सारे लिविंग थिंग्स जो एनिमल्स हैं उन सब में है। तो ये डर क्यों बनाया गया है? अब अगर हमारे अंदर डर ही नहीं है, इमेजिन करो, और सामने कहीं आग लगी हुई है या कोई ओशियन है और हम जा रहे सीधा उसमें चले गए, तो क्या हम जिंदा रह पाएंगे? तो वो फिजिकल डेंजर से बचाने के लिए फियर इज इंपॉर्टेंट, डर की बहुत जरूरत है। लेकिन अब इंसान जानवरों से इवोल्यूट हो गया है काफी ऊपर तक, तो वो जो फिजिकल डेंजर से बचाने का डर था उसको वो साइकोलॉजिकल लेवल पे ले जाता है, मतलब माइंड के लेवल पे। अब माइंड के लेवल पे कैसे डर आते हैं कि बहुत सारे लोगों को डर ये होता है कि मेरी सोसाइटी में आज ये स्टेटस बना हुआ है, आज मेरी लोग इज्जत करते हैं, अगर लोगों ने मेरी इज्जत करना बंद कर दिया या फिर लोग कोई मुझे पूछ ही नहीं रहा है तो मेरा क्या होगा? या फिर कोई जॉब कर रहा है और जॉब में हल्का सा भी कुछ हुआ जो कि हो सकता है कि इतना कुछ सीरियस ना हो, तो एक डर ट्रिगर हो जाता है कि मेरी जॉब चलेगी तो क्या होगा। हाँ, वो मतलब उस इंसान के पास सब कुछ है, कोई कमी नहीं है, तो भी वो कुछ ना कुछ डर तो पकड़ ही लेता है। तो वो साइकोलॉजिकल लेवल पे माइंड जो आपका फिजिकल डेंजर वाला डर था उसको वो साइकोलॉजिकल लेवल पे ऐसा बैकएंड पे प्रोसेस करता है कि हमें लगता है कि, और क्योंकि इसको भी आप बैकएंड पे जाओ तो हमारा साइकोलॉजिकल लेवल क्या है? हमारी ईगो, जो हमने बात की थी, कलेक्शन ऑफ इमेजेस। तो उस कलेक्शन ऑफ इमेज को ऐसे लगता है जैसे कि सोशल स्टेटस खोने का डर है, तो वो सोशल स्टेटस उस कलेक्शन का पार्ट है। तो जैसे ही सोशल स्टेटस गया उस कलेक्शन में से वो चीज निकलेगी कि मेरा स्टेटस नहीं रहा, तो उसको लगता है कि मैं ही नहीं हूं। हमारे ईगो को लगता है कि मैं मर जाऊंगा, ईगो मर जाएगी। तो ईगो उसको इस तरह से प्रोसेस करती है कि जैसे हमें लगता है कि हम ही मर जाएंगे, जबकि सोशल स्टेटस किसी का चला गया तो वो मर थोड़ी जाएगा। लेकिन ईगो उसको इस तरह से ट्रिगर करेगी कि हमें लगेगा कि हम मर जाएंगे। तो हमें अगर पूरी तरह से अपना साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर क्लियर नहीं है तो हमें ये लगने लग जाएगा कि कुछ भी हो रहा है तो हमारे पे कुछ इफेक्ट होने वाला है। अब इतने अलग अलग तरह के डर है, जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया, जॉब खोने का डर, सोशल स्टेटस खोने का डर, अपनी फैमिली वालों से दूर होने का डर, या फिर किसी ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया उसका डर। तो बहुत अलग अलग तरह के डर है। क्या ये डर सारे अलग अलग हैं या ये एक ही डर है हमारे अंदर? तो अगर थोड़ा कोई डिटेल में जाए तो देखेगा कि जो डर का सेंटर पॉइंट है वो एक ही है। अब क्योंकि थॉट अलग अलग तरह के हमारे अंदर पड़े हुए हैं, हमारे जो ईगो है, जो कलेक्शन ऑफ इमेजेस है जिसकी हमने बात की थी, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। तो इतनी सारी चीजों को लेके वो डर को अलग अलग तरह से प्रोसेस करती है, इस चीज का डर, उस चीज का डर, लेकिन उसका सेंटर पॉइंट एक ही है, वो ईगो को खुद का खोने का डर है। तो अगर किसी को डर को खत्म करना है तो उसको इस ईगो से ऊपर उठना ही पड़ेगा, वरना आप सिर्फ बातें कर लो। जैसे नॉर्मली क्या होता है, फियर से बचने के लिए लोग क्या करते हैं कि या तो एक दूसरा थॉट डालते हैं, मुझे डर नहीं लगना चाहिए। अब अगर हमने अपने अंदर ये थॉट डाला कि मुझे डर नहीं लगना चाहिए, तो अंदर से तो हमें डर लग रहा है, दूसरा हमने थॉट डाल दिया मुझे डर नहीं लग रहा है, तो हम आपस में अपने माइंड में लड़ रहे हैं खुद ही। इसलिए आप देखोगे कि माइंड में मोस्टली हम सबके कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। एक चीज आएगी कि मुझे ये करना है, दूसरी चीज आएगी मुझे ये करना है, और दोनों आपस में लड़ रहे हैं, दो थॉट्स लड़ रहे हैं। तो हमारी सारी एनर्जी हम वेस्ट कर रहे हैं आपस में लड़के माइंड के अंदर। उसका एक ही तरीका है, आपको उसको फेस करना पड़ेगा, आपको उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, अपने डर को अपने अंदर जाके देखना ही पड़ेगा। जैसे जैसे हम उस डर को देखते जाएंगे, और अगर हम अपनी उस स्ट्रक्चर की देखते देखते ऑब्जर्वेशन इतनी हाई है, तो पता चलेगा कि जिसको हम समझ रहे हैं कि हमारा डर है, हमसे अलग है। नॉर्मली हम क्या सोचते हैं कि हम तो अलग हैं,
हमारी ईगो इस तरह से इंटरप्रेट करती है कि मैं तो अलग हूं और ये डर अलग है और मुझे इस डर से दूर रहना है। लेकिन थोड़ा सा जब हम अपने अंदर ऑब्जर्व करेंगे तो पता चलेगा कि जो डर को हम अलग मान रहे हैं वो भी हम ही हैं, वो हमारे अंदर ट्रिगर हो रहा है, वो भी हम ही हैं, हमारे से अलग नहीं है। और जैसे ही हम उस डर के अंदर अपनी ऑब्जर्वेशन को ले जाएंगे वो डर पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाएगा। मतलब इंसान खुद को फेस करने से ही डरता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो इंसान का ईगो बना ही ऐसा है कि जो भी कुछ उसको उस ईगो के अलावा चीज आती है उसको एक डर ट्रिगर हो जाता है, या फिर जो भी ईगो में आ रहा है उसको वो चीज जाने का डर। तो एक वो ईगो किसी और चीज से, एक नई चीज से, जो नई सिचुएशन आई है उससे कॉन्फ्लिक्ट में चली जाती है और वहीं से सारा फियर ट्रिगर होता है। इसलिए आप देखोगे आध्यात्मिकता में सब बात करते हैं अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। कोई कभी डीप में इंक्वायरी नहीं करता कि अटैचमेंट की क्या इश्यूज है। ये अटैचमेंट का इशू है। अटैचमेंट किससे? अपनी ईगो से, अपने कलेक्शन से, जो अपने अंदर अपने बना लिया उससे। तो इसलिए लोग बात करते हैं अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। अटैचमेंट तो आप जिस तरह से दुनिया में रह रहे हो वो होना ही होना है। आपको ये समझ में आना चाहिए कि उससे निकलना कैसे है और आपको खुद को ऑब्जर्व कैसे करना है। अब जो हम बात कर रहे थे कि जब हम डीप में गए, हम उस फियर के अंदर चले गए, तो वो फियर गायब कैसे हो जाता है? क्योंकि जो असली में हम हैं, जो हमारे अंदर रियल हमारा, जो जिसको आप कुछ भी बोल लो, जब वो पूरी तरह से हमारा ध्यान उस पर चला गया है तो उसके सामने कोई भी निगेटिव इमोशन एग्जिस्ट नहीं कर सकता। उसकी पावर सबसे ज्यादा है। उसकी जिसको आप बोल लो कि वो एक ऐसी चीज है जो सब कुछ चला रही है, उसके आगे कोई कैसे एग्जिस्ट कर पाएगा, कोई सा भी इमोशन हो। लेकिन हमें पहले उस तक पहुंचना तो पड़ेगा ना, और उसका एक ही तरीका है अपनी ऑब्जर्वेशन को ले जाना। तो जैसे ही पूरी ऑब्जर्वेशन आप फियर पे ले गए, फियर गायब हो जाएगा। मैंने बचपन में एक स्टोरी देखी थी कि आप फियर से, मतलब एक कोई राक्षस है जिससे आप डर रहे हो, और जैसे ही आपने उससे डरना बंद किया वो गायब हो गया। तो मतलब आपको अगर अपना डर भगाना है तो आपको उसको फेस करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा। बिल्कुल। माइंड में एक और सबसे बड़ा डर है, द फियर ऑफ अननोन। मतलब जिसके बारे में आप नहीं जानते उसको लेकर भी एक डर होता है। एक तो होता है कि जो चीज हम जानते हैं उसका डर, एक अननोन का डर। जैसे अभी हमारे सामने कोई ऐसी चीज आ जाए जो हमने आज से पहले कभी नहीं देखी, तो उसको लेके भी हम डर जाएंगे, यार ये क्या है, माइंड तैयार नहीं है उसको देखने के लिए। तो जब हम अंधेरे में या किसी ऐसी जगह पे हैं तो हमें लगता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं फियर ऑफ अननोन। तो जब उस डर को भी अपन फेस कर लेंगे तब हम उस डर से एक तरह से वो डर फिर उसके बाद एग्जिस्ट करना बंद कर देगा। तो इसलिए जो भी स्क्रिप्चर्स है उनको देखोगे तो उनमें सबसे पहले यही बोला है कि भय, मोह, काम, क्रोध, जो ये जितने भी ये 5-6 तरह के नेगेटिव इमोशंस हैं, इन सब से जब तक आप उठोगे नहीं तब तक आप सिर्फ आध्यात्मिकता की बातें कर लो, तब तक आप एक तरह से स्टेबल कभी नहीं हो सकते। ऐसा नहीं है कि अगर आप दुनिया में रह रहे हो तो ये कभी आपके ऊपर हावी नहीं होंगे। इमोशंस आपके ऊपर कभी भी हावी हो सकते हैं, लेकिन कितना जल्दी आप इनसे बाहर आते हो, सारा खेल उसी का है। और हम इनसे बाहर इनको देखकर ही आ सकते हैं। करेक्ट। सिर्फ हमारी ऑब्जर्वेशन, हमारा इंटेलेक्ट, हमारा जो माइंड जो शार्प हमने किया है, हमारी ऑब्जर्वेशन पावर को जो हमने बढ़ाया है, तो जो मेडिटेशन करते हैं लोग, वो मेडिटेशन करने के बाद जो आप एक तरह से खाली हुए हो उसको एंजॉय करने की बजाय आप अपना ध्यान इन चीजों पे लगा दो, अपने आप को समझने में कि आपके अंदर किस तरह के डर हैं, आपके अंदर आप किन किन चीजों पे गुस्सा करते हो, आपके अंदर किस तरह के डिजायर्स पड़े हुए हैं, आपका माइंड में अगर कुछ चल रहा है तो उसका रीजन क्या है। कोई भी थॉट बिना रीजन के माइंड में आ ही नहीं सकता। अगर कोई थॉट माइंड में आ रहा है तो कोई रीजन या कोई डिजायर हमारे अंदर पड़ा हुआ है, तो उसका रीजन क्या है। और कई बार ऐसा भी होता है हमें लगेगा बिना डिजायर के थॉट आ रहा है, बिना डिजायर के थॉट नहीं आ रहा। जैसे हमने पहले बात की थी कि कुछ ना कुछ हमने ऐसा देखा है या कुछ ना कुछ हमने ऐसा किसी से बात की है जिसने हमारे अंदर कुछ इमोशंस ट्रिगर किए हैं, तो उसकी वजह से चीजें आ रही है। तो ये पूरा का पूरा खेल घूम फिर के ऑब्जर्वेशन पावर के ऊपर ही आता है, और यही रियल मेडिटेशन है। हम हमेशा खुश कैसे रह सकते हैं? इसके लिए पहले हमें समझना चाहिए खुशी हम किसको बोल रहे हैं। खुशी क्या हम प्लेजर को बोल रहे हैं, यानी जो मजा होता है, जो मजा किस में आता है, सेंस प्लेजर में बहुत मजा है। कोई चीज आपको खाने में बहुत पसंद है, उसको खाने में भी एक अपना मजा है। और कोई चीज आपको देखने में पसंद है, उसको लेके अलग ही तरह का मजा आता है। तो क्या मजा ही खुशी है या खुशी कुछ और है? जो हम हैप्पीनेस जिसको बोलते हैं, क्या हैप्पीनेस और प्लेजर एक ही है या दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं?
तो वो एक जब तक क्लैरिटी हमारे अंदर होनी चाहिए, थोड़ा सा डीप में इसको जाके हम समझ सकते हैं कृष्ण मूर्ति जी की बातों के थ्रू। कृष्ण मूर्ति जी ने बताया है कि शुरुआत जो खुशी है, हैप्पीनेस है, उसकी शुरुआत होती है जब एक तरह से आप थॉटलेस हो गए। थॉटलेस कैसे हो गए? एक एग्जांपल लेते हैं। आप किसी मेट्रो सिटीज में रह रहे हो, आज तक आप उससे बाहर ही नहीं निकले। अभी आप जाते हो एक नेचुरल प्लेस पे, और जैसे ही आप वहां पे गए, वहां पे जो नेचुरल ब्यूटी है उसने पूरा ध्यान आपका अपनी तरफ खींच लिया है, और कुछ सेकंड्स के लिए आप थॉटलेस हो गए और आपको लगा कि कितना रिलैक्सिंग है, कितना अच्छा है। मतलब कि आपको बस ये भी थॉट ने बाद में बताया आपको, उस टाइम आपको कुछ नहीं लगा, लेकिन आपको बहुत अच्छा लगा क्योंकि माइंड में कोई थॉट ही नहीं था, तो इसलिए आपको अच्छा लगा। लेकिन थॉट बाद में एक्टिव हो जाएगा और वो उसके लिए कहानियां बनाएगा कि देखो कितना अच्छा ये पिक्चर है, सीनरी है, यहाँ पे कितना अच्छा लग रहा है, हमें बार बार यहाँ आना चाहिए। तो थॉट हमेशा हैप्पीनेस या जॉय को स्टोरी बना के प्लेजर में कन्वर्ट करता रहता है। कोई चीज आपने फर्स्ट टाइम टेस्ट करी, हो सकता है उस टाइम आपको उस टेस्ट की वजह से भी थोड़ी देर के लिए आप ब्लैंक हो गए, उस टेस्ट में खो गए, तो आपको उस टाइम अच्छा लगा वो। अब थॉट उस एक्सपीरियंस को रिपीट करना चाहेगा। यही थॉट का, ये माइंड का काम है। जो भी हमें थोड़ी देर के लिए जो खुशी मिलती है, माइंड चाहता है कि ये मुझे मिलती जाए, और यहाँ पे उस खुशी को वो प्लेजर में कन्वर्ट करता है, और वो चाहता है कि बस मुझे ये मिलता रहे। इसलिए बहुत सारे ऋषि मुनियों ने बोला कि आप इंद्रियों को कंट्रोल करो, आप ये करो। उसके पीछे का रीजन यही है। लेकिन अगर हम डेप्थ में इंक्वायरी करते हैं तो हमें पता चलता है कि खुशी एक तरह से माइंड में कम से कम थॉट होना, या किसी सिचुएशन में या थोड़ी देर के लिए थॉटलेस होना भी है। जैसे कि आप कुछ डांसर्स का या कुछ म्यूजिशियन का एग्जांपल लें। जब कोई डांसर है, बहुत इन्वॉल्व होकर डांस कर रहा है, तो थोड़ी देर के लिए किसी स्टेट में वो जा सकता है कि वो बिल्कुल खो गया अपनी प्रोसेस में, वो डांस में पूरी तरह से खो चुका है। या कोई म्यूजिशियन है, म्यूजिक जब वो कंपोज कर रहा है या फिर कोई म्यूजिक सुन भी रहा है और पूरी तरह से उस म्यूजिक में खो गया, तो वो जो उनको एक शांति मिल रही है, उसमें जो एक खुशी मिल रही है शांति से, उसको खुशी बोलते हैं। लेकिन अगर आप चाहो कि मुझे तो उस टाइम वो खुशी मिली थी, अब मुझे वो रिपीट करनी है, तो आप उसको प्लेजर बना रहे हो। तो किसी भी तरह से अगर आप अपने माइंड को खाली कर पाओ तो वो असली खुशी है। लेकिन इतनी सिंपल बात आई थिंक ज्यादातर लोग नहीं समझ पाते, और इसलिए प्लेजर माइंड का एक तरह से एक प्रोसेस है जिसको सब फॉलो करने में लग जाते हैं कि किसी भी तरह से बस मुझे मिलता जाए, और किस तरह से मुझे ये खुशी मिल जाए, किस तरह से मुझे ये खुशी मिल जाए। और आध्यात्मिकता के पर्सपेक्टिव से भी देखें तो जब लोग ध्यान लगाते हैं, ध्यान में, मेडिटेशन में भी कुछ ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं जिनमें इतनी खुशी मिलती है कि शायद आपको डेली लाइफ में कभी मिल ही नहीं सकती, जिसको परमानंद बोला गया है। अब कुछ लोग जिनको अभी डिटेल में या तो कोई गुरु नहीं है या फिर उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो वो उस एक्सपीरियंस को भी रिपीट करना चाहते हैं। हाँ, वो उसको बार बार होता रहे, एक बार हुआ तो वो ऐसे सोचते हैं कि अब आज भी दिखे मुझे, आज भी दिखे ऐसा। क्योंकि वो अभी उतनी डेप्थ में नॉलेज नहीं है, तो वो माइंड उनका ये बताएगा कि यार ये और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। क्योंकि माइंड तो वही जो दुनिया में जैसे ऑपरेट करता है, जो भी चीज हमें अच्छी लगती है उसको रिपीटेशन की डिमांड करता है, तो वहां भी लोग फंस जाते हैं। इसलिए आध्यात्मिकता में अगर कोई सच में जाना जाता है तो उसको पहले अपना गोल पता होना चाहिए कि मुझे चाहिए क्या आध्यात्मिकता में आके। क्या ये सब एक्सपीरियंस चाहिए या फिर मुझे समझना है, या एक्सपीरियंस होना भी जरूरी होता है जस्ट टू अंडरस्टैंड जो भी बातें बताई गई है उसके लिए। लेकिन अगर माइंड का पूरा स्ट्रक्चर नहीं समझा, अगर आपने साइकोलॉजिकली अपने आप को डिटेल में नहीं समझा है, तो आध्यात्मिकता में पूरी तरह से खुद को समझ पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। आप एक्सपीरियंसेस ले सकते हो, आप पीसफुल हो सकते हो, लेकिन पूरी तरह से समझ पाना मुश्किल है। तो अब जब हम अपने दिमाग की बात कर रहे हैं, तो हमारे दिमाग में जो इतने थॉट्स हैं वो चलते क्यों हैं? माइंड का फंक्शन है सोचना, तो सोचेगा तो वो सही। अब वो सोच हमारी कंट्रोल से बाहर हो रही है, वो एक प्रॉब्लम है कि हम चाहते हैं कि हम ना सोचे, लेकिन हम सोचते जा रहे हैं। तो इसलिए एक प्रॉब्लम लोगों को लगती है कि मैं सोचता क्यों जा रहा हूँ, मैं हमेशा मेरे दिमाग में कुछ चलता क्यों रहता है। तो उसका कुछ ना कुछ रीजन जरूर रहा होता है। जैसे कि आजकल बहुत सारी वेब सीरीज हैं या बहुत सारी मूवीज हैं, अगर जब हम वो चीज देख रहे हैं तो उनमें इतने अलग अलग तरह के इमोशंस दिखाए जाते हैं, तो वो सारे इमोशन हमारी बॉडी के अंदर जो इमोशंस हैं उनको ट्रिगर करते हैं, जिसकी वजह से अलग अलग थॉट्स अपने आप माइंड में आने लगते हैं। मतलब अनस्टेबल हम थोड़ा थोड़ा होते जा रहे हैं। उसके बाद जब हम आपस में, सपोज ऑफिस में कोई गॉसिप कर रहा है या घर में कोई गॉसिप कर रहा है, तो उसके अंदर जो भी बातचीत हो रही है
उसके थ्रू भी हमारे अंदर अलग-अलग तरह के थॉट्स ट्रिगर होंगे। इसलिए शायद कहा जाता है कि हमें किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो चीज़ें करने से हम अनस्टेबल होते जाते हैं। हम अपने अंदर नेगेटिव इमोशंस को ट्रिगर कर रहे हैं। जिन-जिन चीज़ों से आप अपने अंदर नेगेटिव इमोशंस को ट्रिगर करोगे, तो माइंड में आपके थॉट्स आने ही आने हैं। तो माइंड में अगर थॉट्स किसी को कम करने हैं, तो उसके लिए पहले उनको अपनी लाइफ को है ना एक डायरेक्शन देनी पड़ेगी। कुछ कुछ डिसिप्लिन में आना पड़ेगा। क्या हम देख रहे हैं, क्या हम खा रहे हैं, खाने का भी बहुत बड़ा लिंक है। तभी पहले के जो ऋषि मुनि या योगी टाइप जो लोग होते थे, वो बहुत कम बोलते थे, खाना भी कम खाते थे। ये देखिए, आप जब बिल्कुल, क्योंकि वो लोग इस तरह से करते थे कि वो उसको एक साधना मानते थे अपनी लाइफ को। उनको ये था कि हमें स्टेबल रहना है लाइफ में। और इसको कई लोग बोलते हैं कि मुझे तो ऐसी लाइफ नहीं जीनी, मुझे तो खुल के जीना है। तो अगर हम खुल के भी जीना चाहते हैं, हमें लाइफ को एंजॉय भी पूरा करना है, और फिर हमें ये कंप्लेंट भी हो रही है कि हमें इतने थॉट्स क्यों आ रहे हैं, तो हर चीज़ हर किसी को हर तरह से नहीं मिल सकती। नेचर बनी ऐसी है। अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको कुछ छोड़ना भी पड़ेगा। अगर आप सोचो कि मुझे लाइफ में फुल एंजॉय करना है, मुझे प्लेजर भी पूरी तरह से चाहिए, मुझे हर तरह की मस्ती करनी है, और कोई कोई मेरे अंदर डिसिप्लिन भी नहीं होना चाहिए, और लेकिन मेरा माइंड स्टेबल रहे, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं। तो अगर हम बिना समझे लाइफ को बिल्कुल अनऑर्गेनाइज्ड वे में जीते जाएंगे, तो ये माइंड हमेशा कुछ ना कुछ उसमें चलता ही रहेगा।